हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एग्जाम ओरिजिनल्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं अदिति कुशवाहा और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि हाल ही में हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसने हमारी कंट्री का जो नेशनल फ्लैग है, उसका जो नेशनल फ्लैग कोड है उसमें कुछ चेंजेस किए हैं। तो वो चेंजेस क्या हैं और उन चेंजेस को लेकर काफ़ी ज़्यादा विरोध क्यों किया जा रहा है, तो इन सब के बारे में मैं आप लोगों को आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि सरकार ने इसमें क्या क्या चेंजेस किए हैं। यानी कि हमारी कंट्री का जो फ्लैग कोड है उसमें सरकार ने कुछ चेंजेस किए हैं। तो वो चेंजेस क्या क्या हैं, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को भी पता होगा, सरकार ने अभी हर घर तिरंगा अभियान जो है वो शुरू किया है। तो ये शुरू करने के साथ ही सरकार या फिर जो गृह मंत्रालय है उसने भारतीय ध्वज संहिता 2002 यानी कि नेशनल फ्लैग कोड जो 2002 का है उसमें कई सारे अमेंडमेंट किए हैं। तो अब ये अमेंडमेंट क्या क्या किए हैं हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले आप लोग ये याद रखिएगा कि नेशनल फ्लैग कोड जो है वो 2002 का है। फ्लैग कोड कहने का मतलब है कि हमारी कंट्री का जो भी फ्लैग है वो किस तरीके का है, उससे रिलेटेड जितनी भी सारी बातें हैं वो सब नेशनल फ्लैग कोड 2002 में लिखी गई हैं। तो सरकार ने अभी इसमें ही कई सारे चेंजेस किए हैं। तो हम लोग बात कर लेते हैं एक एक से कि सरकार ने इसमें क्या क्या चेंजेस किए हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि सरकार ने मशीन से बने और पॉलिएस्टर के झंडे के उपयोग की अनुमति देने के लिए ध्वज संहिता में संशोधन किया है। यानी कि हम लोग कहें तो सरकार जो है उसने अब मशीन से बने और पॉलिएस्टर के जो फ्लैग हैं उनको अनुमति प्रदान कर दी है। अभी तक या फिर हम लोग कहें कि जो नेशनल फ्लैग कोड 2002 का है उसमें लिखा हुआ था कि हाथ से कते हुए या फिर हाथ से बने हुए, इसके अलावा कपास, रेशम, ऊन और खादी से नेशनल फ्लैग कोड जो है नेशनल फ्लैग जो है उसका निर्माण किया जाएगा। लेकिन सरकार ने इसमें परिवर्तन करके इसमें मशीन और पॉलिएस्टर दो शब्द और जोड़ दिए हैं। यानी कि अब सरकार ने इसे कर दिया है कि हाथ से काते हुए, हाथ से बने हुए या मशीन से बने कपास, पॉलिएस्टर, ऊन, रेशम या खादी से फ्लैग का निर्माण किया जाएगा। तो सरकार ने पहला चेंज तो ये किया है कि सरकार ने अब मशीन से बने हुए जो फ्लैग हैं उनको भी अलाउड कर दिया है। क्योंकि अभी तक हमारी कंट्री में जो फ्लैग बनाए जाते थे वो हाथ से काट कर, हाथ से बुनकर बनाए जाते थे और उसमें भी कपास, रेशम, ऊन, खादी इन सब का ही प्रयोग किया जाता था। लेकिन सरकार ने अब पॉलिएस्टर के कपड़े से भी फ्लैग बनाने की अनुमति दे दी है। तो इस तरीके से पहला जो चेंज है वो सरकार ने यही किया है कि मशीन से, इसके अलावा पॉलिएस्टर के कपड़े के फ्लैग बनाने की अनुमति दे दी है। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि सरकार ने और क्या चेंजेस किए हैं। तो भारत सरकार ने ये घोषणा की है कि राष्ट्रीय ध्वज जहां खुले में प्रदर्शन किया जाता है या किसी नागरिक के घर पर प्रदर्शित किया जाता है उसे दिन रात फहराया जा सकता है। यानी कि जैसा कि आप लोगों को पता होगा हमारी कंट्री का जो फ्लैग है उसे कितना ज़्यादा सम्मान दिया जाता है, कितने ज़्यादा उसका सम्मान किया जाता है। उसे हमेशा एक खुले आसमान में दिन के समय ही फहराया जाता है। लेकिन सरकार ने अब इसमें भी बदलाव कर दिया है। सरकार का कहना है कि चूँकि सरकार ने जो हर घर तिरंगा स्कीम शुरू की है तो उसके तहत ये पॉसिबल नहीं है कि हर पर्सन जो है वो खुले आसमान में या फिर हम लोग कहें कहीं भी खुली जगह पर आकर जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको फहरा सके। तो इसलिए सरकार ने इसकी अनुमति दे दी है कि कोई भी पर्सन जहां भी है, वो चाहे अपने घर में है, बंद कमरे में है या फिर कहीं भी है, तो वो वहां से भी जो हमारा फ्लैग है उसको फहरा सकता है 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। इसके अलावा सरकार ने इसमें यह भी ऐड किया है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप दिन के टाइम ही सिर्फ जो तिरंगा है उसको फहराओ, आप लोग रात के टाइम पर भी फहरा सकते हैं। यानी कि अगर हम लोग सिंपल वे में कहें तो सरकार ने जो दूसरा चेंज किया है वो ये किया है कि अब कोई भी पर्सन चाहे वो कहीं पर भी है, घर में है या फिर कहीं भी है, तो वो चाहे दिन में हो या रात में तिरंगा या फिर जो हमारा फ्लैग है उसको फहरा सकता है। खुले आसमान में ही प्रदर्शित करने की अभी जरूरत नहीं है। इसके अलावा तीसरा जो सरकार ने चेंज किया है वो ये किया है कि आयात की भी अनुमति दे दी है। यानी कि अभी तक हमारी कंट्री का जो नेशनल फ्लैग है वो सिर्फ हमारी कंट्री में ही बनाया जाता था, उसे हम लोग किसी भी दूसरी कंट्री से इम्पोर्ट नहीं करते थे। लेकिन सरकार ने अब इसमें भी चेंज कर दिया है। अब हमारी कंट्री का जो
जो फ्लैग है उसको हम दूसरे देशों से भी चूँकि सरकार ने अब मशीनों से बनाने को अनुमति दे दी है, इस वजह से काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ से मशीनों से बनाकर हमारी कंट्री में फ्लैग जो है वो इम्पोर्ट किया जा सकेगा। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो सरकार ने अभी हाल ही में किए हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सरकार ने ये चेंजेस क्यों किए हैं, यानी कि ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से सरकार ने नेशनल फ्लैग कोड 2002 में अमेंडमेंट किए हैं। तो इसका जो पहला रीज़न है वो हर घर तिरंगा स्कीम ही है, चूँकि ये एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। तो इस वजह से सरकार का कहना ऐसा है कि इस टाइम यानी कि अभी जो हमारा 15 अगस्त आएगा उसमें हम लोग जो 75वें नंबर का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसे सरकार ने आज़ादी का अमृत महोत्सव नाम दिया है। इसके साथ ही सरकार ने इसी के साथ हर घर तिरंगा स्कीम भी शुरू की है। तो इस वजह से सरकार चाहती है कि लोग जो है वो अपने घर पर तिरंगा फहराएं। इसको प्रोत्साहन देने के लिए ही सरकार जो है वो इस तरीके के बदलाव कर रही है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें हर घर तिरंगा स्कीम जो है, इसके तहत सरकार का ये कहना है कि हमारी इंडिया में जितने भी घर हैं वहाँ सब जगह तिरंगा जो है उसको फहराया जाए। तो अब इंडिया में हम लोग बात करें तो लगभग 20 करोड़ से ज़्यादा घर हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि सब तक जो तिरंगा है उसको आसानी से पहुँचाया जा सके। तो इसी वजह से सरकार ने मशीनों से बनाने को भी अनुमति दे दी है, जिससे कि मशीनों से काफ़ी ज़्यादा आसानी से और काफ़ी जल्दी जो है वो तिरंगे एक साथ बनाए जा सकते हैं, जिससे कि जो भी वर्कर्स हैं उनके लिए काम करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि जैसा कि आप लोगों को भी पता होगा, हाथ से बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस वजह से सरकार ने इसीलिए इसमें मशीनों से बनाने को भी अनुमति दे दी है। इसके अलावा अगर हम लोग दूसरे देशों से भी बने हुए आयात करेंगे तो उससे भी हमारे देश में जो तिरंगे हैं उनकी ज़्यादा मात्रा देखने को मिलेगी और हम लोग हर घर तक जो तिरंगा है उसको पहुंचा सकेंगे। तो ये कुछ रीजंस हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, बड़े पैमाने पर झंडे की उपलब्धता हो सकेगी, क्योंकि हाथ से बनाना, जैसा कि मैंने भी कहा, काफ़ी ज़्यादा टफ होता है। तो सरकार को ऐसा लगा था कि ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि इतने सारे तिरंगे बनाए जा सके कि हर घर तक पहुँचाए जा सके, लेकिन अगर मशीनों से बनाए जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा आसानी से और बहुत ही जल्दी काफ़ी सारे तिरंगे बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, मशीनों से अगर बनाए जाएंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती भी होंगे, यानी कि बहुत सस्ते होंगे। मशीनों से एक साथ आराम से कई सारे बनाए जा सकते हैं, तो इसलिए इनमें बनाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। इसके अलावा ऑनलाइन बिक्री भी की जा सकती है, यानी कि अगर हम लोग कहें, जैसा कि अगर मशीनों से जब कई सारे तिरंगे एक साथ बनाए जा सकते हैं तो इससे कई सारे जो लोग हैं वो ऑनलाइन भी इनको बेचने लगेंगे, ऑनलाइन भी खरीदने लगेंगे। तो इस वजह से हर घर तक पहुंचाना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनको ध्यान में रखते हुए सरकार जो है उसने ये चेंजेस किए हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर लोग जो हैं वो इनका प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, यानी कि सरकार जो ये चेंजेस करना चाहती है उनको लेकर जो लोग हैं वो इतना विरोध क्यों कर रहे हैं। अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो लोग जो विरोध कर रहे हैं उनका कहना ऐसा है कि तिरंगा, स्वतंत्रता आंदोलन और खादी के बीच एक संबंध देखने को मिलता है जिसे सरकार बिगाड़ना चाहती है। यानी कि इन लोगों का ऐसा कहना है कि जो हमारी कंट्री का नेशनल फ्लैग है तिरंगा, इसके अलावा हमारा जो इंडियन नेशनल मूवमेंट हुआ था, इसके अलावा जो खादी है, इन तीनों के बीच में एक काफ़ी ज़्यादा गहरा संबंध देखने को मिलता है। क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता होगा, खादी जो है इसको गांधी जी भी काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित करते थे, वो भी हमेशा खादी के यूज़ को प्रोत्साहित करते थे। इसके अलावा स्वतंत्रता आंदोलन में भी उनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिली थी। तो उसके बाद ही हमें स्वतंत्रता प्रदान हो पाई थी, जिसकी वजह से हम अपनी कंट्री का जो फ्लैग है वो आसानी से फहरा सकते हैं। तो इस वजह से लोग जो है वो इनका काफ़ी ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन देखने को मिलता है इन तीनों चीज़ों के साथ ही। तो इस वजह से जो भी लोग इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका पहला तो यही कहना है कि सरकार जो है वो इनके बीच जो एक पवित्र संबंध है उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। दूसरा, लोगों का ये भी कहना है कि सरकार अब दूसरे देशों से इंपोर्ट कैसे कर सकती है, हमारी कंट्री का फ्लैग हम दूसरे देशों से कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। अभी तक जो है वो हमारी कंट्री में ही बनाया जाता था, तो इस तरीके से अब दूसरे देशों से बनाया हुआ जो फ्लैग होगा वो हम लोग अपनी कंट्री में कैसे फहराएंगे। तो इसलिए भी इसका काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इसके अलावा जब दूसरे देशों से इंपोर्ट करने की बात है तो इस पर, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हमारी कंट्री में ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो चाइना से इंपोर्ट की जाती हैं, क्योंकि चाइना का जो मशीन का बना हुआ सामान होता है वो काफ़ी सस्ता होता है। तो इस वजह से लोग इसको लेकर ये भी कहकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हर घर तिरंगा स्कीम जो गवर्नमेंट की है वो हर घर चीन का तिरंगा हो जाएगी। तो इसको लेकर भी लोग काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग बात करें
तो 2019 में मशीन से बने झंडे के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो फिर अब सरकार जो है वो 2022 में फिर से कैसे मशीन से बने हुए तिरंगों को अनुमति दे सकती है। यानी कि लोगों का ये कहना है कि सरकार जो है उसने 2019 में खुद ही इस पर प्रतिबंध लगाया था और अब खुद ही इसको अनुमति दे रही है। तो ये कहाँ तक सही कहा जा सकता है। तो इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं कि अब पॉलिएस्टर से बने झंडे जो हैं उनको भी सरकार ने जीएसटी मुक्त कर दिया है। यानी कि अभी तक जो है वो खादी से बने हुए झंडे ही जीएसटी मुक्त थे, लेकिन अब सरकार ने पॉलिएस्टर से बनाने को अनुमति दे दी है, तो फिर उन्हें भी जीएसटी मुक्त कर दिया है। तो इस वजह से भी लोग इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये कहाँ तक सही हो सकता है कि अब पॉलिएस्टर से बने झंडे भी जीएसटी मुक्त होंगे। इसके अलावा हम लोग बात करें अगर, तो 2006 से हमारी कंट्री में जितने भी तिरंगे बनाए जाते हैं और उनकी आपूर्ति की जाती है वो सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की जाती थी, जिसका नाम था कर्नाटक खादी ग्राम उद्योग संयुक्त संघ। तो अभी तक जो है वो 2006 से लेकर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ही हमारी कंट्री में तिरंगे के एकमात्र निर्माता और आपूर्तिकर्ता के रूप में रहा है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में सरकार जो है उसने मशीनों से तिरंगे बनाने की अनुमति दे दी है, दूसरे देशों से इंपोर्ट करने की भी अनुमति दे दी है। तो इस वजह से ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी सरकार के इस निर्णय का काफ़ी ज़्यादा विरोध कर रही है, क्योंकि इतने लंबे टाइम से ये लोग अपना काम करते आ रहे थे और अब इनके कार्य में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए जा रहे हैं। तो इस वजह से ये लोग भी काफ़ी ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। तो इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा कि विरोध क्यों किया जा रहा है। इसके अलावा हम लोग अब थोड़ा सा जो है वो हर घर तिरंगा अभियान के बारे में भी बात कर लेते हैं कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि इस टाइम यानी कि अभी जो हम लोग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे वो 75वें नंबर का इंडिपेंडेंस डे होगा, जिसे आज़ादी का अमृत महोत्सव कहा जा रहा है। तो इसी के अधीन लोगों को तिरंगा घर लाने और आज़ादी के लगभग 75वें वर्ष पर इसे फहराने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा एक अभियान चलाया गया था, जिसे हर घर तिरंगा अभियान कहा जा रहा है। इसका जो उद्देश्य है वो लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना जगाना और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है। यानी कि सरकार जो है वो इस स्कीम के द्वारा लोगों के दिल में देशभक्ति की भावना जगाना चाहती है और राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जागरूकता भी बढ़ाना चाहती है। तो इसी वजह से हर घर तिरंगा स्कीम जो है वो सरकार ने लॉन्च की है। तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा याद रख सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारी कंट्री का जो नेशनल फ्लैग है उसमें अभी तक कितनी बार चेंजेस किए गए हैं। यानी कि अभी न्यूज़ में है इसलिए तो हम अभी बात कर रहे हैं कि हाँ 2022 में चेंज हुआ है। इसके पहले और कब कब चेंज किए गए थे हम लोग उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले 1857 में हमारी कंट्री का जो फ्लैग हुआ करता था वो कुछ इस तरीके का देखने को मिलता था, जो कि अंग्रेज़ों के टाइम पर देखने को मिलता था। इसके बाद 1906 में पहली बार हमारी कंट्री के जो फ्रीडम फाइटर्स हुआ करते थे उन्होंने हमारे देश के लिए एक अपना अलग से फ्लैग बनाया जो इस तरीके का देखने को मिलता था। उसके बाद फिर 1907 में कुछ इस तरीके का, 1917 में फिर इसमें और चेंजेस किए गए, फिर 1921 में हमें इस तरीके का देखने को मिलता है। उसके बाद फिर 1931 में हमें कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है, जिसमें अशोक चक्र की जगह पर यहाँ पर हमें चरखा देखने को मिलता है, क्योंकि चरखा जो है वो गांधी जी के द्वारा काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाता था। तो इस वजह से यहाँ पर चरखे को भी दिखाया गया है। लेकिन फिर 1947 में हमें जैसा हमारा प्रेजेंट टाइम में फ्लैग है वैसा फ्लैग देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं हमारी कंट्री का जो फ्लैग है उससे जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि हमारी कंट्री के राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें 3 रंग हैं। ये 3 रंगों से मिलकर बना है। कौन कौन से रंग हैं? तो केसरिया, सफ़ेद और हरा। तो ये 3 रंग जो हैं वो हमें हमारे नेशनल फ्लैग में देखने को मिलते हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि ये जो तीनों रंग हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि सफ़ेद, हरा और केसरिया। इनमें से कौन कौन सा रंग ऐसा है जो प्रेम, शुद्धता, इसके अलावा और भी जो चीज़ें हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको ये रिप्रेजेंट करते हैं। इनका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसके अलावा हम लोग बात करें फ्लैग के बीच में हमें नीले रंग का अशोक चक्र देखने को मिलता है। तो इसके बारे में भी आप लोग याद रखिएगा। इस अशोक चक्र में लगभग 24 तीलियां देखने को मिलती हैं। यानी कि इसमें जो बीच में ऐसी लाइन देखने को मिलती हैं ये लगभग 24 लाइंस बनी हुई हैं। इसके अलावा हमारी कंट्री का कोई नेशनल फ्लैग हो, ये सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया था? तो उनका नाम था पिंगली बैंकिया। तो इनका नाम भी आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। इन्होंने ही हमारी कंट्री के जो लीडर्स हैं उनको ये पहले सजेस्ट किया था कि हमें हमारी कंट्री का कोई नेशनल फ्लैग बनाना चाहिए। तो इनका नाम आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो भारत का
जो राष्ट्रीय झंडा है, जो कि हमें प्रेजेंट टाइम में देखने को मिलता है, उसे संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। यानी कि प्रेजेंट टाइम में हमें हमारा जो फ्लैग देखने को मिलता है उसे संविधान सभा ने 1947 में 22 जुलाई को अपनाया था। तो आप लोग मुझे एक और आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि संविधान सभा का गठन किस ईयर में किया गया था। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो वीडियो को हम बस यहीं तक रखते हैं। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो वो भी आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। इसके अलावा आप लोग हमारे और भी कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ आप लोगों को एमपीपीएससी का पूरा सिलेबस, एमपीपीएससी प्री और मेंस का स्टडी मटेरियल, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज, इसके अलावा सीसेट और एनसीईआरटी का सिलेबस, साथ ही एमपीएसआई और पटवारी का भी पूरा सिलेबस देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग भी एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमसे जुड़कर अपनी एमपीपीएससी की प्रिपरेशन को एक बेहतर दिशा दे सकते हैं। आप हमसे कहीं भी कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो वीडियो को हम बस यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।